अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। अमेरिका बादशाह ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 3 सिविल अदारों और एक सरकारी अदारे पर सैंक्शंस लगा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका के चैप्टर ने शादियाने बजाए और फरमाया कि ये तो सिर्फ नुक्ताए आगाज है, देयर इज मोर टू कम। जबकि उसी तहरीक इंसाफ के जुल्फी बुखारी, साबिक सदर आरिफ अलवी और शीरी मजारी ने इन सेक्शंस के खिलाफ आवाज बुलंद की। थैंक गॉड सेंस प्रिवेल्स विद सम फैक्शंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अमेरिका को हमारा जौहरी प्रोग्राम बिल्कुल पहले दिन से ही पसंद नहीं। समहाउ हमारी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी हमेशा ही से अच्छी रही है और भुट्टो साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम की दाग बेल रखी, उनसे लेकर आज तक जितने भी हुक्मरान आए, दे ऑल वर फोकस्ड एंड डिटर्मिन कि हम घास खा लेंगे, मगर हिंदुस्तान के जौहरी प्रोग्राम के जवाब में अपना जौहरी हथियार हमने बनाना ही है। बुजुर्ग बताते हैं कि 1984 में हम न्यूक्लियर बम बना चुके थे। अब मसला ये था कि न्यूक्लियर बम तो बना लिया, लेकिन इस बम को दुश्मन तक पहुंचाना कैसे है। न्यूक्लियर बम कोई हैंड ग्रेनेड या राइफल की बुलेट तो नहीं है कि आपने जनाब उसको गुलेल की रबर में फंसाया और जोर लगाकर फेंक दिया हिंदुस्तान की जानिब। सो टेक्निकली वी नीडेड अ डिलीवरी सिस्टम। सवाल ये पैदा हुआ कि जब तक हम डिलीवरी सिस्टम नहीं बना लेते, उस वक्त तक अगर हिंदुस्तान से मतभीड़ हो जाती है और हमें जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान के पास 3-4 ऑप्शंस थी। एक तो ये कि कुछ लोग जो हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब को स्मगल कर कर हिंदुस्तान ले जाएंगे और फिर जब उन्हें हुक्म मिलेगा उसको डेटोनेट कर देंगे। दूसरी ऑप्शन ये थी कि PIA का एक त्यारा हिंदुस्तान की फिजा में जाएगा और फिर दिल्ली के ऊपर न्यूक्लियर बम को डेटोनेट कर दिया जाएगा। मगर कमर्शियल त्यारे की स्पीड बहुत कम होती है, उसे बहुत ही पहले स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पर जो है वो उसको तबाह किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा कि ईरान के जो स्लो मूविंग ड्रोन्स थे उनका इसराइल ने क्या हाल किया। इसके अलावा और ऑप्शंस भी मौजूद थी, मगर वो यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती। बहरहाल पाकिस्तान के डिलीवरी सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया और जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल की ज़ाती तवज्जो की बायस हमारे मिसाइल प्रोग्राम ने बहुत तरक्की की। अच्छी बात यह है कि अब हम यानी आज के दिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो अमेरिका और इसराइल खूब जानता है। अमेरिका के लिए इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अमेरिका हिंदुस्तान की जानिब झुकता है, उतना ही पाकिस्तान चीन की जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। अगर माजी करीब पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि 2021 में अमेरिकी इंतजामिया ने पाकिस्तान की 13 कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी और फिर 2023 में चीन की 3 कंपनियों पर पाबंदी लगाई, ये कहकर कि ये पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पुर्जाजात और सामान फराहम करती हैं। अब मैं आपको टेक्निकलिटीज बताने या टेक्निकलिटीज में जाने की बजाय आसान अल्फाज में पूरा मसला समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि अमेरिका बादशाह को तकलीफ क्या है। हर मुल्क के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो एयरफोर्स के साथ मिलकर उसकी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत करता है। चंद माह पहले आपने देखा कि ईरान के स्लो मूविंग ड्रोन्स इसराइल के आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने फ़ज़ा ही में तबाह कर दिए और वो कई 100 ड्रोन मिलकर भी कुछ ना कर सके। मगर आप ये सोचें कि अगर एक मिसाइल जो जौहरी हथियार से लेस है वो अगर आप फ़ज़ा में भी तबाह कर देंगे, तब भी आप उसकी तबाहकारी से नहीं बच सकते। जौहरी हथियार ज़मीन पर इम्पैक्ट करे या आपकी फ़िज़ा में, एक ही बात है। अमेरिका पाकिस्तान के ईरान से तल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं होने देगा, क्योंकि अगर आपने ये सहूलत ईरान को मुहैया कर दी तो ईरान कितना ख़तरनाक होगा उनके लिए आप सोच सकते हैं। दूसरा मसला यह है कि पाकिस्तान मज़ीद बेहतर लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की सलाहियत रखता है। माजी में आपने देखा कि USSR के पास हज़ारों मिसाइल और जौहरी हथियार मौजूद थे,
مگر ایک بھی جوہری ہتھیار چلائے بغیر USSR ٹوٹ گیا۔ امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان، ان کو پاکستان تحریک انصاف کی اشد ضرورت ہے۔ PTI کے اندر ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو IMF کو پاکستان کو قرضہ نہ دینے کا کہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان پر لگی سینکشنز پر خوش ہوں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کا ہدف پاکستان آرمی، ISI اور پاکستان کا نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل پروگرام ہو۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کریں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو 9 مئی جیسے واقعات کریں۔ امریکہ نے ان پابندیوں کی صورت میں آپ کو واضح طور پر یہ بتایا کہ اصل جنگ ان کی کس کے ساتھ ہے اور اصل تکلیف ان کو کس بات کی ہے۔ رچرڈ گرینل جیسے لوگوں کے ٹویٹس کا کیا مقصد ہے؟ کانگریس کی جانب سے خان کے لیے بائی پارٹیزن ریزولوشنز کا مقصد کیا ہے؟ انسانی حقوق کا پرچار وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ریاست کے سب سے بڑے حامی اور سپورٹر ہیں جنہوں نے غزہ کے بچوں اور آبادی کا پانی بھی بند کر دیا۔ ایسے لوگ خان کے پیچھے کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کیا USSR والا فارمولہ پاکستان پر بھی چلے گا؟ اور اس فارمولے کے آگے آخری رکاوٹ کیا ہے؟ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم